So, hello officers, welcome to व्यास IAS. दिस इज़ मी जैलिश गुप्ता एंड आज हमारी फर्स्ट क्लास है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के लिए, दैट इज़ फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन. इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी कि हमारे रिक्रूटमेंट टेस्ट में रिटन टेस्ट का और इंटरव्यू का क्या वेटेज है, एंड ऑल्सो हमने देखा था इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का क्या वेटेज होगा, राइट. हमने ये एग्जाम्पल्स भी देखे थे टाटा स्टील का और सैमसंग के स्ट्राइक का. तो फिर अब हम आज देखने वाले हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंट्रोडक्टरी टॉपिक को, राइट. तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब क्या है, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमारा ये जो चल रहा है ये फास्ट ट्रैक कोर्स है और यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स वुड बी प्रोवाइडेड टू यू. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा मोटिव क्या रहेगा, वी हैव टू टेक अ ग्लिम्स थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ये नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, राइट. ये बहुत ही क्रिस्प और इजी लैंग्वेज में है, आपको नोट से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. तो हम यहाँ पे क्लासेस को हमारे बहुत इन डेप्थ ना करते हुए जितना भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूरी है हम वो करेंगे. सो दिस इज़ आवर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि हमारे नोट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हैं और अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल किया गया है. तो यहाँ पे बेसिकली हमारा पर्पस क्या रहेगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम में पूछा जाता है हम उतने तक ही रहेंगे. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज दीज नोट्स अगेन एंड अगेन बिकॉज दीज नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड जेम फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, राइट. सो और यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी A4 साइज में अवेलेबल कराए हैं ताकि इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड नॉट इन द लैंडस्केप मोड, राइट. स्लाइड के फॉर्म में ये A4 साइज में है, ब्लैक एंड वाइट है, यू कैन ईजिली टेक प्रिंट आउट ऑफ इट और हम स्लाइड्स के बदले इन्हीं नोट से पढ़ेंगे, करेक्ट. सो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस. यहाँ पे मीनिंग क्या है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की. इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेसिकली बना है हमारे दो वर्ड से, एक इंडस्ट्री और एक रिलेशंस. तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जहां पे एक इंडिविजुअल या फिर कई सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड, राइट, किसी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी को. और रिलेशंस का मतलब होता है कि उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एंड उनके जो वर्कर्स हैं, राइट, तो इनका जो भी रिलेशन होगा वो कहला जाएगा. तो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब हो गया एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर एंड ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में रिलेशंस, राइट. इसमें कैसे कैसे रिलेशंस हमारे इंक्लूडेड होंगे, वर्कर्स के आपस में रिलेशंस, वर्कर के एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन एंड एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर के साथ, एंड ऑल्सो विद द यूनियंस, एम्प्लॉयर एसोसिएशंस, गवर्नमेंट बॉडीज एंड कोर्ट्स, राइट. इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा आता है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. तो फीचर्स अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स को एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज. तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है हमारे वो किसी वैक्यूम में एमर्ज नहीं होते हैं, राइट. ये जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो आपस में होता है किसी भी इंडस्ट्री में, उसके बेसिस पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन बनते हैं. अगर दो पार्टीज नहीं होंगी जैसे कि लेबर और मैनेजमेंट, अगर ये दो पार्टीज नहीं होंगी तो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारा इंडस्ट्री के कारण ही एग्जिस्ट करते हैं. सेकेंडली कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों होते हैं, यही एक एडवर्स रिलेशनशिप का एक बेसिस होता है, करेक्ट. तो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का फोकस क्या होता है कि जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ें हैं, तो उनके बीच का एटीट्यूड को पढ़ना और प्रैक्टिसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है वहाँ पे अपना जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह है उन्हें रिजॉल्व करने का, एंड ऑल्सो ताकि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना हो, राइट. तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन दोनों होता है. थर्डली इट इज़ द मैक्रो फैक्टर्स. तो मैक्रो फैक्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि जो लेबर और मैनेजमेंट होते हैं तो ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एक लार्जर सिस्टम का पार्ट है. इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम
कई सारे इश्यूज को भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या है, कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, राइट, और वहाँ पे उस कंट्री की लेबर पॉलिसीज क्या कहते हैं। फोर्थ, इट्स द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। तो ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया कि यहाँ पे लेबर और मैनेजमेंट आपस में कैसे कोऑपरेट करेंगे, इनके बीच में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो कॉपरेशन को बिल्डअप करने के लिए। एंड फिफ्थ इज द लेजिस्लेशन पार्ट। तो यहाँ पे लॉज, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होंगी वो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को शेप करेंगी। यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेडिशंस चल रहे होंगे, कस्टम्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को शेप काफ़ी ज़्यादा करते हैं। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में हमारे गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस, ट्रिब्यूनल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसके अलावा लेबर कोड्स, और जिनका मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसा भी इम्पैक्ट हो, वो इंस्टीट्यूशंस में कंसीडर किए जाएंगे। एंड आफ्टर दैट इट्स द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें वर्कर यूनियंस में जो भी हमारे मैनेजर्स हो गए, यूनियन लीडर्स हो गए, मीडिएटर्स हो गए, जजेस हो गए, इन सब का क्या रोल है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे कैरेक्टर्स में। मेथड्स में अगर हम देखें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग के अलावा देखेंगे ग्रीवांस रिड्रेसल हो गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी, लाइक कि क्या मेथड होंगे, जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स होंगे उन्हें वापस पढ़ा जाएगा, कोई रेगुलेशन होगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो देखा जाएगा, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है, लेबर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम हमारे मेथड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। देन कंटेंट की बात आती है। तो कंटेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के जो कंडीशंस होते हैं ना, वैसा सी, जैसे कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि पे हो गया, कितने घंटे काम कराएंगे वो हो गया, लीव विथ वेजेस, हेल्थ एंड इवन सेफ्टी, डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें हो गई हमारे कंटेंट में, राइट। नाउ हम यहाँ देखते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है। हमने जैसे कि उस दिन देखा था, वी हैव सीन इन द एग्जांपल्स ऑफ सैमसंग एंड टाटा, सो वी सॉ कि कितना डिफरेंस आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर हम सही से मैनेज नहीं कर रहे होते हैं तो। सो एज वी सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द एग्जांपल ऑफ टाटा एंड सैमसंग, जैसे कि टाटा में 99 ईयर्स से कोई भी ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक नहीं हुई है, और सैमसंग में जो 37 डे का स्ट्राइक चला था तमिलनाडु में, तो उससे इन्हें कितना लॉस हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आता है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन का इम्पोर्टेंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों के लिए एक हारमोनियस रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो पार्टीज है हमारे प्रोडक्शन की, उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, राइट। एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशंस अच्छे बने रहे और डिस्प्यूट्स अवॉइड हो, स्ट्राइक्स अवॉइड हो, इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंपॉर्टेंस है। सो सबसे पहले क्या है, इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। सो इसमें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है दैट दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। स्ट्राइक नहीं होती है, हमारा $100 मिलियन का लॉस नहीं होता है जैसा कि सैमसंग का हुआ था, राइट। तो दिस बेसिकली इंश्योर्स कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल फ्रॉम मैनेजर्स टू वर्कर्स, resources are fully utilized resulting in the maximum possible protection, right. Then reduction in industrial disputes, अगर रिलेशंस अच्छे होंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑब्वियसली कम होंगे, स्ट्राइक्स कम होगा, लॉकआउट्स कम होंगे, घेराव वगैरह ये सारी चीज़ें जो है कम होंगी, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉपरेशन बढ़ेगा। देन इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का मोरल और प्रोडक्टिविटी होगा, ये अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कॉर्डियल होंगे, स्मूथ होंगे, देन इट वुड बी वेरी स्मूथ फॉर द एम्प्लॉयज टू वर्क इन दैट एनवायरमेंट, और एवरी वर्कर वुड फील दैट ही इज को ओनर ऑफ द गेम्स ऑफ द इंडस्ट्री, वो अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा,
so that worker would feel that he is a co-owner of the gains of the industry, right? Then facilitates mutual understanding and cooperation. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पीस रहेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी और कॉपरेशन भी बढ़ेगा, राइट? एंड देन मिनिमाइजेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. If the industrial relations are well maintained and they are based on the cooperation and recognition of each other, then this would definitely help in increasing the production. Now, objectives of industrial relations. So first of all, it would be safeguarding interest of workers and management. तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल आपस में इनके जब रहेगी तो डेफिनेटली इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एंड देन प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड हायर प्रोडक्टिविटी. डेफिनेटली इंडस्ट्रियल पीस होगा और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. रिड्यूस स्ट्राइक्स एंड एब्सेंटिज्म. इसका मतलब ये है कि अगर पीसफुली और स्मूथली चीज़ें चलती रहेंगी देन देर वुड बी लेस चांसेस ऑफ स्ट्राइक्स एंड एब्सेंटिज्म ऑफ लेबर्स, राइट? एंड देन इम्प्रूव वर्कर्स लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन. तो डेफिनेटली अगर चीज़ें स्मूथ चलेंगी और सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है हमारा कॉर्डियल और कोऑपरेटिव रहेगा तो डेफिनेटली वर्कर की लिविंग और वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी. देन क्या हो अगर पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्या होता है कि वर्कर्स के लिए अगर हम देखें तो डेफिनेटली वर्कर्स के लिए वेज लॉस होगा एंड जॉब इनसिक्योरिटी बिटरनेस आएगा. फॉर एम्प्लॉयर्स इट वुड बी लोअर प्रॉफिट्स, जैसा कि हमने सैमसंग के केस में देखा था 37 डे का स्ट्राइक. देन डिस्प्यूटेड प्रोडक्शन डिसरप्टेड प्रोडक्शन एंड देन द रेपुटेशन डैमेज. जैसे कि टाटा की इमेज बनी हुई है, टाटा की रेपुटेशन बनी हुई है एंड वेयर एज सैमसंग की रेपुटेशन हल्की डाउन होगी. यहाँ पे ऐसे फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स होंगे तो. एंड फॉर द गवर्नमेंट डेफिनेटली अगर प्रोडक्शन हैम्पर्ड होगा तो देयर वुड बी लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड सोशल अनरेस्ट. फॉर द कंज्यूमर्स it would be price hikes and reduced product quality. Now, role of state in union management relations. So first of all it would be regulatory role. Regulatory role से क्या होता है कि स्टेट कैसे हमारा जो ट्रेड यूनियन हो गया और मैनेजमेंट इनका आपस में रिलेशंस बनाने के लिए स्टेट कैसे हेल्प करता है. सो इट इनैक्ट्स लेबर लॉस जिससे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्प्यूट्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट होती हैं. सेकेंडली इट्स द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. इट प्रोवाइड्स मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. जैसा कि हमने देखा था सैमसंग वाला जो स्ट्राइक था उसमें ट्राईपार्टाइट नेगोशिएशंस हुए थे दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट, यूनियन एंड गवर्नमेंट, राइट? देन कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग. इट ऑल्सो जैसे कि इसने लॉ बनाया, स्टेट ने लॉ बनाया, then it also ensures that the laws are being complied with. Then supportive role. State provides training, education and policy advocacy. इंटरनेशनल एडवोकेसी में देखें तो ILO वगैरह में हमारा स्टेट रिप्रेजेंट करता है. देन इफ वी सी अबाउट की लेबर एक्ट्स रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो कुछ एक्ट्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया 1947 में जो आया था. दिस इज बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स दैट डील्स विद स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. एंड देन इट्स ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. इट गवर्न्स फॉर्मेशन एंड राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियंस. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. यहाँ पे मिनिमम वेज के स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है. एंड देन फैक्ट्रीज एक्ट 1948. इट रेगुलेट्स वर्किंग कंडीशंस एंड सेफ्टी. Then Industrial Employment Standing Orders Act 1946, it mandates clear employment terms. Then let's see about the evolution of industrial relations in India. Firstly we see about pre-independence. तो हमारे जो इंडिपेंडेंस के पहले वाला टाइम था कॉलोनियल एरा, सो हियर इट वाज अबाउट द इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. तो यहाँ पे बेसिकली दिस रिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स राइट टू
यूनियनाइज एंड बार्गेन कलेक्टिव। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन को एक रिकॉग्निशन मिल गया कि हाँ आप एक यूनियन बना सकते हो और कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हो। देन फैक्ट्रीज एक्ट 1881, इट वाज बेसिकली टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशंस, जो कि हमेशा ब्रिटिशर्स के टाइम पे एनफोर्स खराबी था। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट वाज फ्रॉम 1947 टू 1990। 1950 से 60 तक सोशलिस्ट मॉडल चला that basically focused on the public sector growth and labor protections. Then second 5 year plan जो कि 1956 से 61 तक चला, it emphasized industrial harmony, dispute resolution mechanisms. Then in 1970s it was about the compulsory arbitration, जहाँ पे courts को introduce किया गया. In 1980s it was the economic liberalization era, जहाँ पे हमारा कॉम्पिटेटिवनेस और लेबर फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान गया. देन पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा देखें अगर 1991 से अभी तक में, सो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे वहाँ पे सेम चीज़ें लिखी हुई है, प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड लेबर मार्केट का डीरेगुलेशन किया गया था. देन 8 से 12th 5 ईयर प्लान तक 1992 से 2017 तक, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट की गई, कॉम्पिटेटिवनेस प्रमोट किया गया एंड मेजर फोकस वाज ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ द लेबर. देन 2019 से अभी तक देखें तो जो नए लेबर कोड्स हैं दे रिप्लेस आउटडेटेड लॉज, इंप्रूविंग बिजनेस एंड वर्कर राइट्स. सो लेट्स सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन रिलेशंस. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस फोकसेस ऑन हमारे इंडस्ट्री में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन अ इंडस्ट्रियल सेटिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन रिलेशंस, इट डील्स विद द इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप. यहाँ पे बेसिकली मैन टू मैन रिलेशंस की बात हो रही है एंड दिस इज समथिंग मोर फॉर्मल, दिस इज समथिंग मोर इनफॉर्मल. देन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्री में रिलेशंस बना के रखते हैं. क्योंकि वहां पे हार्मनी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सके, राइट. और अगर हम ह्यूमन रिलेशंस की बात करें तो इट बेसिकली एम्स टू डेवलप बिलोंगिंगनेस एंड एफिशिएंसी बढ़े एंड ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन पोटेंशियल. देन इफ वी सी अबाउट द स्कोप, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का स्कोप थोड़ा सा ब्रॉडर है क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस को कवर करता है. साथ ही साथ this also covers trade union and legal frameworks. Human relations, basically it is narrower because it focuses on individual and group behavior only. What if we see about the related aspects? तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कवर होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एम्प्लॉयर वर्कर कोलैबोरेशन. एंड इन ह्यूमन रिलेशन इट्स अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप का क्या मोरल है एंड ऑल्सो द सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट्स. इफ वी सी अबाउट द एप्लीकेशन, तो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन ये 3 लेवल पे अप्लाइड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री वाइड एंड नेशनल, राइट. एंड ह्यूमन रिलेशंस में अगर हम देखें तो दिस इज यूजुअली लिमिटेड टू पर्सोनल फिलोसफी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये बेसिकली इसका यूज हमारा मैनेजमेंट करता है आपस के रिलेशंस को समझने के लिए, ग्रुप के इंडिविजुअल के रिलेशंस को समझने के लिए एंड उन्हें मैनेज करने के लिए, राइट. अगर हम की फोकस देखें, so this is regarding the establishing and maintaining working conditions, grievance redressal and compliance, पूरा formal setup. And here it is about the sense of satisfaction, motivation and teamwork among employees. So this was something about human relations and industrial relations का difference. Now let's move on to the next topic. So our next topic is approaches to industrial relations. तो यहाँ पे basically what is here इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग परसेप्शंस रहे हैं. फॉर सम इंडस्ट्रियल रिलेशन इज रिलेटेड टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाइल अदर्स थिंक इट एज ऑफ कॉपरेशन एंड, और बाकी कुछ और जो है वो कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट के बेसिस पे इसे क्लासिफाई करते हैं, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस. सो फर्स्ट अप्रोच इज सिस्टम्स अप्रोच. This was basically developed by John Dunlop, that is in 1958,
एंड जॉन डनलप बेसिकली गेव द सिस्टम्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जहां पे ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू कंटिन्यूअस बट इंडिपेंडेंट सोशल सिस्टम कल्चर, जो कि उसके एक्शंस, बिहेवियर और रोल को फ्रेम करने में बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट. सो दिस वॉज बेसिकली based on the three variables. First is actors, contexts and then ideology. So in actors, यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स या फिर कोई पार्टीज इन्वॉल्व है जो कि एक साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डेवलप करता है, राइट. दैट इज एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड यूनियंस. यहाँ पे एक्टर्स आर रिफर्ड बाय ए. The next one is context, and in this it basically refers to the setup जहाँ पे these actors perform the given task. It basically includes industry markets, that is referred by M, technology, that is referred by T, and power distribution in the organization and trade unions, right. So let me write it here for you. Power distribution in organization and trade unions, right. And after this it would be the ideology. Ideology is basically the कि क्या मेंटेलिटी है, क्या बिलीव्स हैं जो कि सारे एक्टर्स आपस में शेयर करते हैं, एंड दैट बेसिकली हेल्प टू ब्लेंड द सिस्टम, और इसे हम आई से डिनोट करेंगे. व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर दिस? इंडस्ट्रियल रिलेशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ AMTPI, एंड दिस वाज बेसिकली गिवन बाय द जॉन डनलप. एंड अगर हम इसके वेरिएबल्स के बेसिस पे देखें, सो दिस वाज द फॉर्मूला. एंड व्हाट आर द इनसाइट्स फॉर दिस? इट एक्सप्लेन्स कि कैसे कई सारे फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं टू शेप द इंडस्ट्रियल हार्मनी, एंड इट ऑल्सो एम्फोसाइजेस सिस्टमैटिक एडजस्टमेंट्स थ्रू मेंटेन द बैलेंस, राइट. एंड देन यूनिटरी अप्रोच देखते हैं. तो जैसे कि इसका नाम है यूनिटरी, तो यूनिटरी का मतलब क्या हो गया? इट कैन बी सीन एज अ मेथड ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, यूनियन, साथ लेके आना, राइट. टीम वर्क होता है, ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी एंड म्यूचुअल एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, राइट. सो यहां पे बेसिकली फोकस हमारा टीम वर्क और शेयर्ड गोल्स में है. एंड व्हाट इज द बिलीफ? ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिफाइड एंटिटीज जिनका आपस में कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, एंड जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दीज बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम पुअर मैनेजमेंट, और ये टेम्पररी होते हैं, दीज आर नॉन परमानेंट, राइट. देन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड कोलैबोरेशन, एंड ऑल्सो मिनिमाइज एक्सटर्नल इंटरवेंशन सच एज ट्राइब्यूनल्स एंड यूनियंस. आपस में ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में ही कोऑर्डिनेट करके एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए, पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाए, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स और यूनियंस को बुलाने की जरूरत ना पड़े. देन स्ट्राइक्स आर व्यूड एज डिस्ट्रक्टिव, जैसे कि हमने सैमसंग वाले एग्जाम्पल में देखा, 37 डेज में $100 मिलियन का लॉस हुआ. सो स्ट्राइक्स को ये एज अ डिस्ट्रक्टिव देखते हैं, राइट. तो यूनिटरी अप्रोच पे स्ट्राइक्स आर नॉन एक्सेप्टेबल. एंड यहां पे जैसा कि मैंने बोला था कि दे मिनिमाइज एक्सटर्नल इंटरवेंशन सच एज ट्रिब्यूनल्स एंड यूनियंस. सो यहां पे दे मोर फोकस ऑन डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, राइट. एंड अगर इसका क्रिटिसिज्म हम देखें तो इट इग्नोर्स पावर इम्बैलेंसेज एंड लेजिटिमेट रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस. इन्हें बस लगता है हम आपस में ही सब सॉर्ट आउट कर ले, एंड दे इग्नोर द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस. देन अगर हम प्लूरलिस्ट अप्रोच की बात करें तो प्लूरलिस्ट अप्रोच जो है यूनिटरी अप्रोच के बिल्कुल ही अलग है, एकदम ही ऑपोजिट. एंड दिस बेसिकली अज्यूम्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स जो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं जिनके खुद के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके खुद की वैल्यूज होती हैं, लीडरशिप स्टाइल भी उनकी खुद की भी होती है, राइट. सो दिस बेसिकली टेल्स की ऑर्गेनाइजेशन एक काफी सारे मल्टी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहां पे टेंशन होगी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा,
वो कई सारे जो आपस में सेक्शनल ग्रुप्स बनेंगे। यूनिटरी अप्रोच में हमने क्या देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो एंड स्ट्राइक्स वगैरह, ये डिस्ट्रक्टिव व्यू था यूनिटरी अप्रोच का। वेयर एज प्लूरलिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि इट बेसिकली कंसीडर्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, उसे ये रैशनल कंसीडर करता है कि हाँ ये होगा कॉन्फ्लिक्ट, एंड ऑल्सो इनएविटेबल कंसीडर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे इनका बिलीव क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस आर कोलिशंस ऑफ कंपीटिंग ग्रुप्स, ठीक है, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट ये आपस में कॉम्पीट करते हैं, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट्स को ये नेचुरल बोले, इनएविटेबल, एंड इट कैन ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ एंड इनोवेशन। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ग्रोथ होगा और इनोवेशन होगा। देन व्हाट आर द की फीचर्स, ट्रेड यूनियंस रिप्रेजेंट एम्प्लॉय इंटरेस्ट, यहाँ पे ट्रेड यूनियन को इग्नोर किया गया था। देन मैनेजमेंट, इट mediates between competing interests, state intervention via legislation and tribunals ensures orderly conflict resolution। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यूनिटरी और प्लूरलिस्ट अप्रोच दे आर टोटली ऑपोजिट, राइट। देन आफ्टर दिस इट्स अबाउट द मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच को हम रेडिकल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, एज वी ऑल नो अबाउट द कार्ल मार्क्स। So he was a radicalist in his thoughts. So basically यहाँ पे Marxist approach, this approach is based कि जो भी हमारी economic activities हैं प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन सारी चीज़ों का, these all are majorly governed by the objective of profit. Profit motive रहता है behind all these things, right? सो इन दिस मार्क्सिस्ट एंड प्लूरलिस्ट, यहां पे अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो सिमिलैरिटी इज रिगार्डिंग जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये लोग मानते हैं दैट इज इनएविटेबल, राइट। और कॉन्फ्लिक्ट दैट बेसिकली अराइजेस नॉट जस्ट बिकॉज की कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट सोसाइटी में जो डिवीजन है, सोसाइटी का जो डिविजन्स है जो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, एंड दोज हु हैव ओनली देयर लेबर टू ऑफर। यहां पे हमारे मार्क्सिस्ट अप्रोच बेसिकली टॉक्स अबाउट द सोसाइटल डिविजन्स जो कि है बिटवीन द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लेबर है देने के लिए, राइट। सो व्हाट आर द बिलीव्स ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच कि सोसाइटी डिवाइडेड हमारे कैपिटलिस्ट में एंड लेबरर्स में, जैसे कि हमने अभी बात की। कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट ड्यू टू प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव्स ऑफ कैपिटलिस्ट। ट्रेड यूनियंस आर टूल्स फॉर क्लास स्ट्रगल एंड सोशल चेंज। सोशल चेंज होगा, वर्कर्स रियलाइज करेंगे, गैप मिनिमाइज होगा हमारे कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में। देन व्हाट आर द की इनसाइट्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज दे फ्यूल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एज अंडरस्टूड जो हमने अभी डिस्कस किया। स्टेट पॉलिसीज ऑफन फेवर एम्प्लॉयर्स परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। यहां पे वी ऑल नो दैट मार्क्स वॉज एंटाई अबाउट द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली बात भी यही करता है कि स्टेट पॉलिसीज हमारे लेबर्स को फेवर नहीं करेंगे, दे वुड बी फेवरिंग द एम्प्लॉयर्स। एंड व्हाट इज द क्रिटिसिज्म फॉर दिस मार्क्सिस्ट अप्रोच, इट ओवरलुक्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेटिव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। जो होता है ना ग्लास आधा खाली है, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच वो है, ग्लास आधा भरा है ये नहीं देख रहा है। It always talks about the conflict. So sociological approach. So in this sociological approach, industries basically comprise of different human beings who need to communicate with the individuals of other organizations, right? And due to the difference of their attitude, skills, perception, they are usually involved in conflict. यहाँ पे बात यही हो रही है कि एटीट्यूड में डिफरेंस होगा, स्किल्स में डिफरेंस होगा, जिसके कारण ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे। सो व्हाट आर द बिलीव्स हियर, वर्कर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल फैक्टर्स, नॉर्म्स, मोबिलिटी एंड स्ट्रेस। देन सोशल चेंजेस, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली डिसइंटीग्रेशन, ये हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट करेंगे, राइट। देन व्हाट आर द की इनसाइट्स, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, they basically shape employer and employee relation. Social stressors like housing, transport issues in industrial areas contribute to conflicts. तो यहाँ पे बेसिकली एनवायरमेंट के बारे में बात किया गया है
कि उनके जो स्ट्रेस वाले एनवायरमेंट होंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, हाउसिंग के इश्यूज हो गए, सो दिस वुड ऑल कंट्रीब्यूट टू द कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ यहाँ पे अगर की थिंकर्स की बात करें, दीज आर द की थिंकर्स, यू कैन रिमेंबर दिस, हमें इनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. देन गांधीन अप्रोच. गांधीन अप्रोच वॉज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी एंड he believed that strikes हो but they should be peaceful, non-violent and they should only be used as the method of last resort. and resources जो है ये society की property है, individual property नहीं है, and these all must be shared equitably. What are the core principles? Core principles is that workers are co-partners in the organization, they are not the servants, right? Then डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन एंड डायलॉग के बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए. प्रॉफिट्स दे ऑल शुड बी शेयर्ड विद वर्कर्स हु कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन. व्हाट इज द लेगेसी ऑफ दिस अप्रोच? दिस प्रमोट्स एथिकल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कोलैबोरेटिव रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. तो यहाँ पे बेसिकली गांधी जी के जो भी व्यूज थे वही इनके अप्रोच में भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि पीसफुल, नॉन वायलेंट एंड लास्ट रिजॉर्ट. देन साइकोलॉजिकल अप्रोच. साइकोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली जैसे कि हम समझ सकते हैं कि इट्स अबाउट द, जैसे सोशोलॉजिकल अप्रोच वाज अबाउट द सोसाइटी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली फोकस ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शंस एंड इंटरपर्सनल डायनामिक्स. एंड व्हाट आर द बिलीव्स? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस फ्रॉम डिफरिंग परसेप्शन, ट्रस्ट डेफिसिट्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अलग अलग लोगों के, देयर आर डिफरेंट परसेप्शंस एंड देयर आर ट्रस्ट डेफिसिट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो साइकोलॉजिकल अप्रोच, दिस बेसिकली फोकस ऑन द वेरिंग परसेप्शन एंड माइंडसेट जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स है, दैट इज एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. इन दोनों का ही अलग अलग माइंडसेट होगा. एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकम मिल सके, सैलरी मिल सके, एंड मैनेजमेंट का होगा टू रिड्यूस द वर्किंग कॉस्ट. राइट नाउ बिलीफ हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम डिफरिंग परसेप्शंस, ट्रस्ट डेफिसिट एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. मैनेजमेंट एंड लेबर ऑफन हार्बर नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स ऑफ ईच अदर, डेफिनेटली. What are the key insights? Psychological factors such as recognition, power and income affect workplace harmony. And अगर हम इन issues को address कर देते हैं, then this would be definitely improving the productivity and relations. Right? यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मैनेजमेंट और लेबर आपस में एक दूसरे को ट्रस्टवर्दी कंसिडर नहीं करते हैं. दे बेसिकली लैक इमोशनल एंड इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स फॉर ईच अदर. राइट? और जिसके कारण एक नेगेटिव परसेप्शन या फिर इमेज बन जाती है इनकी आपस में, और फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. इन्हें जितना ज़्यादा रिजॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा पीसफुल चीज़ें चलेंगी, उतने ही बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे. नाउ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, दिस वॉज प्रोपाउंडेड बाय एल्टन मेयो. यहाँ पे बेसिकली फोकस क्या होता है? वर्कर सेटिस्फैक्शन का. इन दिस अप्रोच बेसिकली ऐसी बात की जा रही है कि सोसाइटी जो है काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स से बनी होती है जिनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है, एंड इवन पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है. बट ये सारे इतने डिफरेंट होने के बाद भी एक साथ आते हैं टू अचीव सम कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. राइट? तो बेसिकली यहाँ पे जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, दिस अंडरलाइंस द नीड for making the individuals familiar with the work situations of the organizations और workers के efforts को unite कर देना. So यहाँ पे purpose क्या है? To meet the social, psychological and economic objectives. हमारा social objective भी meet होना चाहिए, psychological objective भी होना चाहिए, and the main thing economic objective जिसके कारण ये industries चल रही हैं. So ये सारे meet होने चाहिए by enhancing the overall productivity. तो अगर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फर्स्ट वुड बी टू प्रमोट म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड हार्मनी. सेकेंड वुड बी टू सेटिस्फाई एम्प्लॉयज इमोशनल एंड सोशल नीड्स. थर्ड वुड बी टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एफिशिएंसी.
एंड इसका अगर लेगेसी देखें तो इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर मॉडर्न एचआर प्रैक्टिसेस। तो ये अभी हमारे काम में है, राइट। तो हमने अभी देखा हमारा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इसके बाद हम देखेंगे तो इट्स अबाउट द ऑक्सफोर्ड अप्रोच एंड दिस वॉज प्रोपाउंडेड बाई फ्लैंडर्स। एंड इसमें क्या बोला जाता है कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज वो उसको एक सोशल सिस्टम कंसीडर करते हैं ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें कई सारी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जॉब रेगुलेशंस को कैटेगराइज करते हैं इंटरनल में और एक्सटर्नल में। इंटरनल इंक्लूड्स वर्क रूल्स, वेज स्ट्रक्चर, ग्रीवांस प्रोसीजर, एंड एक्सटर्नल इंक्लूड्स ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव एग्रीमेंट्स, राइट। तो यहां पे ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक सेंट्रल थीम बताते हैं एंड इट डिफाइंस इट एज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू नेगोशिएशन। यहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर दिस ऑक्सफोर्ड अप्रोच, राइट। यहां पे इक्वेशन को एक्सप्रेस किया गया है R इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ B और R इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ C। R is rules governing industrial relations, B is collective bargaining and C is conflict resolved through collective bargaining। अगर यहाँ पे हम criticism देखें तो it overemphasizes the role of collective bargaining and the political process while neglecting technology, market forces and ideology। Now the last approach is socio-ethical approach। Here focus is mainly about the ethical consideration and social responsibility in industrial relations। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजनेस के पास अपनी ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉफिट बनाने के अलावा, टू एंश्योर दैट देयर एक्शंस बेनिफिट सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटी के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसेस में। व्हाट आर द की इनसाइट्स? इट बेसिकली एम्फसाइजेस फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कप्लेस की सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलबींग को ध्यान में रखना चाहिए। एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग वर्कर्स राइट एंड डिग्निटी। एंकरेजेस इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, एक साथ उनको इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में जहाँ पे उनकी आवाज़ सुनी जाए, राइट। नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग रोल, इट इज सीन एज अ टूल फॉर social justice and fairness, ensuring ethical labor practices and respect for workers' rights. Focus is on fair treatment and worker dignity. Believes industrial relations should address power imbalances and exploitation. Collective bargaining, इसमें भी collective bargaining को ही tool बताया है। This is something which is comparative analysis। यहाँ पे आपके सारे approaches आपके सामने टेबल के फॉर्म में है, आपको जब भी रिवाइज करना हो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन क्या होते हैं? ट्रेड यूनियन बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसको वर्कर्स ही फॉर्म करते हैं, जो एक रिलेटेड फील्ड्स के होते हैं, और ये अपने मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। ये वर्कर्स को हेल्प करते हैं ताकि उनका पे फेयर हो, वर्किंग एनवायरनमेंट सही हो, and also about the hours of work and benefits। So basically trade union represent a cluster of workers and ये एक link provide करता है between the management and workers, right। So इसके बारे में लिखा कहाँ हुआ है? इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, जो कि ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का लॉ है। तो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसके सेक्शन 2H में लिखा हुआ है कि ट्रेड यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन, जो कि टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, फॉर्म टू रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स का, वर्कर्स एंड वर्कर्स का, एंड ऑल्सो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, राइट। नाउ अब हम आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन में। तो सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ट्रेड यूनियन बेसिकली क्या होता है कि दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन या फिर ट्रेड से बिलोंग करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि टीचर्स का यूनियन होता है, डॉक्टर्स का यूनियन होता है, आर्टिस्ट का होता है, सो काइंड ऑफ वैसा ही, राइट। नाउ इनकी मेंबरशिप जो होती है वो वॉलंटरी होती है, बहुत ही फ्री विल में इसे ज्वाइन किया जाता है, किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता है टू ज्वाइन अ यूनियन। दिस इज अ परमानेंट बॉडी।
परमानेंट बॉडी का मतलब क्या हुआ यहां पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन बी अ टेम्पररी और परमानेंट, बट व्हाई एम आई कॉन्ट्राडिक्टिंग माई ओन स्टेटमेंट? परमानेंट बॉडी का मतलब यह है कि दिस यूनियन एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द मेंबर्स, राइट? मेंबर्स आएंगे जाएंगे, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द ट्रेड यूनियन विल रिमेन द सेम, राइट? सो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी के जैसे ही होता है, जिसमें कि एक एंटरप्राइज जो होता है वो अपने मेंबर से सेपरेट होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कॉमन इंटरेस्ट। तो ये एक पर्टिकुलर गोल के लिए एक आते हैं, पर्टिकुलर इनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, राइट? जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, बेटर पे एंड वर्किंग कंडीशन, जिनके कारण ये आपस में साथ आते हैं। नाउ कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि किसी अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो, तो इफ ही हैज एनी ग्रीवांस ओवर सर्टेन मैनेजमेंट डिसीजंस, तो वहां पे ट्रेड यूनियन के इंटरवेंशन से उस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता है। कलेक्टिव एक्शन, राइट? नाउ next one is management repo. It basically acts as a bridge for communication between employees and employers. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एक एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं और उसका सॉल्यूशंस को वर्कआउट करने के लिए ये एक ब्रिज की तरह काम करता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, टू फाइंड एन एमिकेबल सॉल्यूशन। सो जिसके कारण एक मैनेजमेंट से रेपो भी अच्छा बन जाता है। नाउ ये हो गई हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब यहां पे हम देखते हैं फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो दिस इज बेसिकली गवर्न बाय इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। सो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? एनी ग्रुप ऑफ वर्कर्स शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट कैन फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। लीडरशिप, वर्कर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, यूजुअली फ्रॉम विद इन द वर्कफोर्स और एक्सटर्नल लीडर्स टू लीड द यूनियन। डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज स्पेसिफाइंग membership criteria, objectives and procedures are prepared. Registration process under Trade Union Act. तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। सो दिस इज बेसिकली बाय द गवर्नमेंट एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं टू बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस फॉर ईच स्टेट। नाउ देन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सो एलिजिबिलिटी क्या है कि मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। दीज ऑल निटी-ग्रिटीज यू शुड बी रिमेंबरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। सो एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। एंड देन सबमिशन डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स होती हैं, नेम्स, ऑक्यूपेशंस एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट्स, नेम एड्रेस ऑफ द यूनियंस हेडक्वार्टर्स, नेम एजेस एंड डिटेल्स ऑफ द ऑफिस बियरर्स, फाइनेंशियल डिटेल्स इफ द यूनियन एग्जिस्टेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे एप्लीकेशन में होता है, राइट? देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ट्रेड यूनियन तभी रजिस्टर्ड होगा जब एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, राइट? सो द यूनियंस एग्जीक्यूटिव मस्ट अलाइन विद द एक्ट्स प्रोविजंस। देन वेरिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जो भी होंगे रजिस्ट्रार, सो ही वुड बी ensuring the compliance and he may ask for further details or amendments. Then अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट। अप्रूवल होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लीगल एंटिटी ट्रेड यूनियन एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। नाउ ये हमने देख लिया हमारा रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे देखते हैं हम कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर इट इज रजिस्टर्ड बाय फ्रॉड, फेलियर टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द यूनियन सीजिंग टू एग्जिस्ट, राइट? तो यहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। देन प्रोसीजर क्या होगा इसका कि कैंसिलेशन के 2 महीने पहले एक नोटिस इशू किया जाएगा, रजिस्ट्रार करेंगे इशू, and that would specify reasons for cancellation. Now, rights and privileges of registered trade unions. So, the Trade Union Act 1926, it basically grants
Registered trade unions several rights and privileges to ensure their legal status and operational autonomy. सबसे पहला है लीगल रिकॉग्निशन. इसे एक लीगल एंटिटी घोषित कर दिया जाता है. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल एंटिटी with the right to sue and be sued in a court of law. Right? इससे एक मतलब लिविंग पर्सन का स्टेटस मिल जाता है, लीगल पर्सन का, सॉरी, तो लीगल पर्सन का स्टेटस मिल जाता है लीगल एंटिटी का. नाउ सेकेंड इज इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स. सो प्रोटेक्शन फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी एक्सेप्ट व्हेन sued in the name of an officer or a group of members. Immunity from criminal liability, no criminal prosecution for lawful actions taken in furtherance of a trade dispute. अगर कोई एक ट्रेड डिस्प्यूट में ट्रेड यूनियन ने पार्टिसिपेट किया होगा और इसके लॉफुल एक्शंस होंगे, देन उस पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा. एंड देन राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. इट कैन नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स फॉर बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस. एंड इट ऑल्सो हैज गॉट द राइट टू स्ट्राइक. It can call for a strike or lockout subject to conditions under the Industrial Disputes Act 1947. Here we can see Industrial Disputes Act 1947. This guides strike or lockout. Now, right to inspect union records. Members can inspect books and records subject to legal provisions. Right to hold meetings and collect funds. फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स. ये मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए. नाउ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. अभी हमने जो देखा था दैट वाज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. नाउ वी वुड बी सीइंग अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है जहां पे एम्प्लॉयर्स फॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये यूनियन है, हम इनसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं. राइट. सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन दो होते हैं. सबसे पहला होता है वॉलंटरी रिकॉग्निशन. ये हेयर एम्प्लॉयर विलिंगली एक्नॉलेज यूनियन विदाउट लीगल एनफोर्समेंट. यहाँ पे कोई भी लीगल रास्ता यूज नहीं करना पड़ता है जिससे कि एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करे. इट इज कॉमन इन सिनेरियोज वेयर म्यूचुअल ट्रस्ट एग्जिस्ट. यस. स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ये होता है यहाँ पे यूनियन अप्लाई करता है अंडर स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन अगर एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर देता है उससे वॉलंटरी रिकॉग्निशन के लिए. मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वॉलंटरी रिकॉग्निशन. अगर इसमें एम्प्लॉयर नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं देन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन होता है. देन लीगल ऑब्लिगेशंस अपॉन रिकॉग्निशन. अब एम्प्लॉयर्स या तो वॉलंटरी रिकॉग्नाइज कर लें या फिर स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज कर लें, और फिर अगर रिकॉग्नाइज हो जाता है देन देर आर सम लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर्स मस्ट नेगोशिएट विद द यूनियन ऑन पे एंड वर्किंग कंडीशंस. They should respect the union's role in collective bargaining and avoid anti-union discrimination. तो ये चीज़ें रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन के पास एक वो हो जाता है, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है एम्प्लॉयर्स को. नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन. राइट. तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अगर देखें तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है हमारे किसी भी ट्रेड यूनियन के फॉर्मेशन का. लीगल स्टेटस हमारा अंडर ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. एंड इन द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन व्हाट इज देयर, ये रजिस्टर्ड प्लस रिकॉग्निशन ये दोनों होता है. रजिस्टर्ड जरूरी नहीं है रिकॉग्नाइज्ड हो. राइट. सो दिस इज रजिस्टर्ड प्लस रिकॉग्नाइज्ड बाय एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट. मेंबरशिप यहाँ पे मिनिमम 7 members. एंड इन द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन इट शुड बी 10% ऑफ द वर्कर्स और 100 विच एवर इज लेस. राइट. वेरिफिकेशन, यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में. यहाँ पे मेंबरशिप को वेरीफाई किया जाता है. राइट्स, रिप्रेजेंटेशन इन कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड स्ट्राइक्स. एंड हियर ये सेम राइट्स रहते हैं प्लस एक्सेस टू फैसिलिटीज, मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन. राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देखें तो प्रमोट मेंबर्स इंटरेस्ट, इंडस्ट्रियल हार्मनी. एंड हियर एडिशनल ड्यूटी टू मेंटेन पीस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. हम यहाँ पे अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन. सबसे पहला है टू सेफगार्ड वर्कर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो व्हाट डज दिस मीन कि वर्कर्स दे ऑफन जॉइन ट्रेड यूनियन टू हैव अ स्ट्रॉन्गर वॉइस ताकि वो मैनेजमेंट के एक्शंस को रेजिस्ट कर सके जो कि उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक व्हेन एम्प्लॉयर्स कट वेजेस और या फिर कम वेजेस देते हैं
या फिर वर्किंग कंडीशंस काफ़ी अनसेफ हो या फिर बहुत ज़्यादा ही अनप्लेजेंट हो, एंड व्हेन मैनेजमेंट इंटरफेयर इन वर्कर्स पर्सनल लाइफ, देन वर्कर्स रेजिस्ट बाय फॉर्मिंग ट्रेड यूनियंस. सो थ्रू द यूनियन दे अपील मैनेजमेंट फॉर अ चेंज, और अगर वो चेंज नहीं करते हैं मैनेजमेंट, देन दे मे रिजॉर्ट टू अ कंसर्टेड वर्क स्टॉपेज, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक. राइट नाउ सेकेंडली, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस एंड जॉब सिक्योरिटी, ये तो इसमें ही था. देन प्रोवाइड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर विद द एम्प्लॉयर्स. तो यहाँ पे दे एक्ट एज अ ब्रिज, एनहांस लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स. मेंबर्स के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि दे कैन लीड द ट्रेड यूनियन, एंड ऑल्सो फैसिलिटेट सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स. नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस. क्राफ्ट यूनियन हो गए, ये काफ़ी अंडरस्टूड होगा आपको. क्राफ्ट यूनियंस हमारे स्पेसिफिक क्राफ्ट से रिलेटेड, जैसे कि एग्जांपल ले लें अहमदाबाद वीवर्स यूनियन. इंडस्ट्रियल यूनियंस अगर देखें तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, जैसे कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ. लेबर यूनियंस ओपन टू ऑल वर्कर्स रिगार्डलेस ऑफ स्किल. जनरल यूनियंस सॉलिडारिटी बेस्ड होते हैं, ओपन टू वेरियस ट्रेड्स. ब्लू कॉलर यूनियंस दे आर फैक्ट्री एंड मैनुअल वर्कर्स. White collar unions are office staff, clerks, and managers. Business unions, they focus on economic interest, collective bargaining. Revolutionary unions aim for socialist transformation via strikes and boycotts. Political unions अगर देखें तो they are engaged in political movements for workers. Friendly unions, they promote social and intellectual well-being of members. अभी अगर हम देखें सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में कैसे कैसे हैं, कौन से हैं. सो ये पैन इंडिया के अलग है. सो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दे आर एफिलिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, 33 मिलियन प्लस मेंबर्स. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एसोसिएटेड विद सीपीआई. यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, जो जो बोल्ड है आपको ये सारी बातें आपको याद रखनी है. जैसे कि हो गया ये, एंड देयर एफिलिएशन एंड ऑल्सो सेक्टर्स. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अफिलिएशन एंड द सेक्टर्स एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. भारतीय मजदूर संघ एसोसिएटेड विद आरएसएस एंड मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन. हिंद मजदूर सभा affiliated with Socialist Party of India, and the sectors textiles, mining and transport. Then Center of Indian Trade Unions affiliated with CPIM and sectors manufacturing, transport and services. Then All India United Trade Union Center affiliation with Communist Party of India, Marxist Leninist. So these were some central trade union organizations in India. नाउ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया. तो अगर यहाँ पे बिगिनिंग देखें, सो इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली हमारे 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जब टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग मिल्स वर सेटअप अराउंड द पोर्ट सिटीज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड सूरत. सो दैट बेसिकली लेड टू द बिगिनिंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स इन इंडिया. फिर उसके बाद कई सारे इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड हैं स्ट्राइक्स के और प्रोटेस्ट के. एंड अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एसोसिएशन की बात करें ऑफ इंडियन वर्कर्स, तो ये होगा हमारा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बाय एनएम लोखंडे. अगर हम फर्स्ट रजिस्टर्ड यूनियन की बात करें तो इट वुड बी मद्रास लेबर यूनियन इन 1918 बाय बीपी वाडिया. फर्स्ट नेशनल फेडरेशन की बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920. देन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर हम बात करें तो हियर द ग्रोथ ड्राइवर्स वर वर्ल्ड वॉर वन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन. यहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, रशियन रेवोल्यूशन और इवन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जब सेटअप हुई थी तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था. एंड ओवर 1000 स्ट्राइक्स वर रिकॉर्डेड बिटवीन 1920 एंड 1924. राइट.
तो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट, तो फर्स्ट वन वुड बी कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस. सो हियर इट वाज अरेस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स एंड ट्रेड यूनियनिस्ट. यहाँ पे इन्हें अक्यूज किया गया था ऑफ अटेम्प्टिंग अ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टू ट्राई एंड ओवरथ्रो द रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट. राइट. तो ये हमारा सिग्निफिकेंट इवेंट था. एंड देन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 that we saw in the registration of trade union that basically established regulations for union registration and operation. If we see the impact, then by 1947 2766 unions with 1.66 million members were registered. Now let's come to the post independence to liberalization, that is from 1947 to 1991. The key features are, यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडिया बेसिकली एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच फॉलो कर रहा था एंड इट एनकरेज्ड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रो वर्कर लेजिस्लेशंस. राइट. So the trade union movement in this period, it basically reflected the main political divisions of the time, and it was divided mainly along the socialist and communist lines. Right. So 1970s में India was characterized by the era of political instability, and 1980s was characterized by beginnings of टर्न्स जहां पे मार्केट पॉलिसीज के लिए हम ज्यादा वी कैन से हम प्रो हो रहे थे. राइट. टिल्ट हो रहे थे मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज एंड सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल्सो एक इम्प्लिसिट ऑपोजिशन था टू द वर्कर्स. सो यहाँ पे 1974 रेलवे स्ट्राइक हुआ था हमारे इंडिया में, एंड 1982 में बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुआ था. सो दीज वर द की टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स इस टाइम के. राइट. नाउ चैलेंजेस अगर देखें तो यहां पे चैलेंजेस क्या रहते हैं. ट्रेड यूनियंस जैसे कि दे वर बिकमिंग पॉलिटिकली अलाइंड, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ रहा था, एंड ऑल्सो फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ यूनियंस. नाउ पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा देखें 1991 टू प्रेजेंट, देन इम्पैक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन. So decline in public sector jobs and unionized workforce. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन डिक्लाइन हो रहा था हमारे इकोनॉमी में. राइट. पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन हो रहा था, जो गवर्नमेंट जॉब्स का क्रिएशन हो रहा था, वो डिक्लाइन हो रहा था, एंड देयर वाज एनकरेजमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में यूनियनाइजेशन के एफर्ट्स जो रहते थे, दे वर जनरली मेट विद द ऑपोजिशन, एंड यहाँ पे स्टेट सपोर्ट वर्कर्स के लिए विदड्रॉ हो रहा था, बिकॉज दे वर ऑलरेडी, द स्टेट वाज ऑलरेडी इन द सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. राइट. सो दीज पॉलिसीज बेसिकली लेड टू द स्टैग्नेशन इन द नंबर ऑफ यूनियनाइज्ड फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. यहाँ पे डिक्लाइन हुआ हमारे यूनियन के मेंबर्स में. राइट. फॉर्मल सेक्टर के, एंड यहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा था, एंड ऑल्सो इन द इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द लेट 1990s, जिसके बाद ट्रेड यूनियंस इनफॉर्मल सेक्टर में फोकस करना शुरू कर रहे थे. राइट. 1990s के बाद से. सो इससे क्या हुआ कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर थे, इनका ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हुआ, एंड ऑल्सो दैट सब्सिक्वेंटली लेड टू द इंक्रीज इन द यूनियन मेंबरशिप. जैसा कि वी सॉ रिसेंटली कि जो फॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर थे, तो उनका नंबर डिक्लाइन हो रहा था, बट ग्रेजुअली एट द सेम टाइम इनफॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, जिसके कारण मेंबरशिप भी बढ़ रही थी इनफॉर्मल वर्कर्स की. तो अगर हम एक डेटा देखें तो दिस वॉज द डेटा. Membership rose from 13.21 million in 1989 to 24.85 million in 2002, and that was driven by informal sector inclusion. Right. तो यहां पे तो था हमारा अभी वाला एरा 1991 से प्रेजेंट तक. नाउ अगर हम इम्पैक्ट देखें लिबरलाइजेशन का ट्रेड यूनियन मूवमेंट में,
सो यहाँ पे हम पोस्ट लिबरलाइजेशन पे चेंजेस की बात करें तो सबसे पहला था वर्कफोर्स रिडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए here the employers opted for workforce reduction and they introduced the policies such as VRS, voluntary retirement schemes, and also the flexibility in the workplace was also increased. तो जो ये ओल्ड एज पॉलिसी थी कि प्रोटेक्ट करके रखने की, सो दिस वॉज प्रूविंग इनएडिक्वेट फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन इंडिया का कम हो रहा था. सो दिस वॉज देयर की फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया. एंड देन चैलेंजेस फॉर ट्रेड यूनियंस. तो चैलेंजेस क्या था कि ग्लोबलाइजेशन के बाद इसका मेंबरशिप कम हो रही थी, राइट, एंड एडुकेट फाइनेंस भी कम हो रहा था, एंड ऑल्सो इट वॉज अबाउट द वेलफेयर स्कीम का नॉन फुलफिलमेंट. देन चैलेंजेस फॉर ट्रेड यूनियंस. चैलेंजेस क्या थे? मेंबरशिप में डिक्लाइन हो रहा था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हो रहे थे, एंड देन वेलफेयर स्कीम्स फुलफिल नहीं हो रही थी उस टाइम पे, एंड कंटिन्यूअस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी यूनियन का फोकस को वीकन कर दिए. देन ऑल्सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. इंडस्ट्री लेवल से इंटरप्राइज लेवल पे बार्गेनिंग हुई हमारे ट्रेड यूनियंस की. देन ग्रोथ ऑफ इंटरनल यूनियंस. एम्प्लॉयर प्रमोटेड इन हाउस यूनियंस विदाउट एक्सटर्नल एफिलिएशंस फॉर बेटर कंट्रोल. एम्प्लॉयर्स ने बेसिकली प्रमोट किया कि जो हमारे इन हाउस होंगे, जो उस पर्टिकुलर मेंबर्स जो होंगे वो हमारे वाले मेंबर्स होंगे. सो दे प्रमोटेड कि इन हाउस यूनियंस का ज़्यादा कंट्रोल रहे रैदर देन एक्सटर्नल एफिलिएशंस, जिनकी और ज़्यादा डिमांड होगी और जिनसे नेगोशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू द इन हाउस यूनियंस. देन expansion of union services. Unions began offering training, skill development, legal aid and personal assistance to stay relevant. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे यूनियंस ने ही ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू कर दी वर्कर्स को. देन चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस इन इंडिया. तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस. तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस का मतलब ये हो गया कि अगर एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कई सारे यूनियंस हैं तो उसके कारण राइवलरी आपस में बढ़ती थी और कलेक्टिव पावर इनकी आपस में कम होती थी. देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. एज वी सॉ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था हमारे यूनियंस में, एंड ये वर्कर वेलफेयर जो कि एक प्रायोरिटी इनकी होनी चाहिए थी, देन इनकी प्रायोरिटी बिकेम द पॉलिटिकल गोल्स. देन फाइनेंशियल वीकनेस. Low subscription rates and fragmented funds, as we saw. The limited member engagement. मेंबर आते ही नहीं थे इनकी मीटिंग्स में, एंड इट सॉ लो पार्टिसिपेशन. देन पब्लिक परसेप्शन. स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट से ऑफन पब्लिक सिंपथी इनमें नहीं होती थी. देन अनइवन ग्रोथ. लार्ज इंडस्ट्रीज में तो चलो ठीक है, कंसंट्रेशन इनका ठीक था, बट स्मॉलर सेक्टर्स वर निग्लेक्टेड, राइट. तो ये था हमारा ट्रेड यूनियन से रिलेटेड टॉपिक. टुडे वी हैव कंप्लीटेड ट्रेड यूनियंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देन अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड देन ट्रेड यूनियंस. सो आई होप यू वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, and definitely you would be getting benefits from all these things. So stick to the notes and do the value additions in notes itself. So thank you so much. This is Jalish Gupta signing off. Bye bye, take care.